So what's the mission? क्या होगा जब दो स्नाइपर सोल्जर्स जो कि गए तो थे अपने खास मिशन पर, वे गलती से एक सीक्रेट वर्ल्ड को खोज लेते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां के लोग हमारी अपनी दुनिया से बहुत अलग थे। अब क्या ये कोई हिडन डायमेंशन है या फिर इसका रहस्य इंसानों से ही जुड़ा था? वहीं क्या दोनों सोल्जर्स फिर से अपनी दुनिया में वापस आ भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं 2025 की लेटेस्ट साईफाई मिस्ट्री मूवी द गोर्ज में। कहानी की शुरुआत द्रासा नाम की एक स्नाइपर से होती है जो कि आज अपने मिशन पर आई थी। वो एक प्राइवेट प्लेन से उतरते ही एक बड़े बिजनेसमैन को कई माइल दूर से ही शूट कर देती है। दरअसल द्रासा अपने काम में बहुत माहिर थी, इसलिए ही वो पैसों के बदले में ऐसे मिशंस को पूरा करती। अब वो अगले ही दिन अपने पिता से मिलने जाती है जो कि उसकी माँ की कब्र पर उनकी डेथ एनिवर्सरी पर इकट्ठा हुए थे। द्रासा के काम के बारे में उसके पिता को सब मालूम था, कैसे वो पैसों के बदले में लोगों को मारती है। अब वो आगे उन्हें रिवील करती है कि अभी उसे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है जिसमें कि उसे पूरे 1 साल के लिए किसी खास मिशन पर जाना होगा और उसे इसके बदले में इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे कि फिर उन्हें अपनी पूरी लाइफ कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि द्रासा का पिता उसे एक बुरी खबर देता है, कैसे अब वो कैंसर से मर रहा था और इसलिए उसने फैसला किया है कि वो आने वाली 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस वाले दिन खुद से ही अपनी जान दे देगा। अब चूंकि द्रासा अगले 1 साल तक अपने सीक्रेट मिशन पर रहेगी, तो उसका पिता उसे 14 फरवरी वाले दिन उसके लिए कैंडल्स जलाने को कहता है जहां द्रासा कहीं भी हो। दूसरी ओर ऐसा ही एक और एक्स मिलिट्री सोल्जर लिवाई दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह आज भी अपनी नींद से जाग गया, क्योंकि उसने मिलिट्री के दौरान बहुत से लोगों की जान ली थी, जिस कारण अब तो उसे ढंग से नींद भी नहीं आती। वो भी अपनी यूनिट का सबसे कुशल स्नाइपर था जिसने बहुत ज्यादा दूरी से अपने टारगेट्स को खत्म किया था। अब आज उसे अचानक से मिलिट्री बेस पर वापस बुलाया जाता है जहाँ की एक एजेंट बेथ पहले से उसका इंतजार कर रही थी और वो भी लिवाई को एक बहुत बड़ा ऑफर करती है कि उसे उनके लिए पूरे 1 साल तक एक सीक्रेट मिशन पर जाना होगा जिसके बदले में लिवाई को लाखों डॉलर्स मिलेंगे और फिर कभी उसे लाइफ में पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। अब लिवाई हैरान था कि इतने सारे पैसे वैसे कौन से मिशन के लिए दे रहे हैं। एजेंट बेथ लिवाई को उसका पास्ट याद दिलाती है जिसकी वजह से उसे इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। कैसे लिवाई ने मिलिट्री में रहते हुए एज ए स्नाइपर 200 से ज्यादा टारगेट्स को खत्म किया, वो भी बहुत ज्यादा दूरी से, यानी कि उसका निशाना अचूक होता है। इसके अलावा लिवाई की अपनी कोई फैमिली भी नहीं थी, ना ही उसकी शादी ही हुई है और उसके पेरेंट्स तो बहुत पहले मर गए थे, यानी कि वो बिल्कुल अकेला है। इसलिए ही वो उनके इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब एजेंट बेथ उसे मिशन के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन रहने वाला था। अब लिवाई जिसकी लाइफ वैसे ही कुछ खास नहीं चल रही, वो इतने सारे पैसों के लिए अब बेथ के मिशन के लिए मान ही जाता है। अब कई घंटों बाद जब लिवाई की बेहोशी से आंखें खुली तो उसे एक सोल्जर आकर बताती है कि लिवाई अपने मिशन की लोकेशन के बहुत करीब है और उसे यहाँ से प्लेन से नीचे कूदकर 40 किलोमीटर दूर नॉर्थ में जाना होगा। वहीं पर उसे उसके मिशन के बारे में बताया जाएगा। अब लिवाई को इस जगह के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि उसे लाया कहाँ गया है। वो सोल्जर लिवाई से उसका फोन और घड़ी लेकर उसे सिर्फ एक सील पैक्ड पैकेज के साथ बताई गई लोकेशन पर जाने को कहती है। लिवाई अब ऐसा ही करते हुए पहले प्लेन से कूदकर नीचे पहाड़ों में लैंड करता है और फिर वहां से ऊंची चट्टानों से होते हुए 40 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलते हुए फाइनली उस सोल्जर की बताई गई लोकेशन तक पहुंच ही गया। यहाँ पर एक जेस्पर नाम का सोल्जर लिवाई को देख बहुत खुश था। वो रिवील करता है कैसे वो खुद पिछले 1 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहा था। उसे भी एजेंट बेथ ने 1 साल के लिए लाखों डॉलर्स की डील की थी। सो अब चूंकि लिवाई अगले 1 साल के लिए यहाँ आ गया है तो वो खुद अपने घर जा पाएगा और जो पैसे उसने कमाए हैं अब वो पूरी लाइफ उनसे ऐश करेगा। अब लिवाई पूछता है कि उसे 1 साल तक यहाँ करना क्या होगा। इसके अलावा उसे तो ये भी नहीं पता कि ये देश और जगह कौन सी है। एजेंट बेथ इन सबको इतना सीक्रेट क्यों रख रही थी। जेस्पर के अनुसार उसे 1 साल के दौरान खुद भी नहीं पता चला कि ये जगह कौन सी है या फिर कौन से देश में एग्जिस्ट करती है। जेस्पर अब लिवाई को उसकी ड्यूटी समझाने के लिए एक ऊंचे वॉच टावर पर ले जाता है जो कि एक बहुत बड़ी झील के किनारे पर बना हुआ था। इस झील के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक कुछ नहीं है। जेस्पर के अनुसार लिवाई को आने वाले 1 साल तक इसी एक टावर पर पहरा देना होगा। यहाँ खाने पानी का पूरा स्टॉक था, ऊपर से सोलर पैनल से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी आती है।
वहीं इस टावर के बिल्कुल सामने झील के दूसरी ओर एक और सेम टावर था, जिस पर जैस्पर बताता है कि वहाँ भी एक उन्हीं जैसा एक गार्ड होता है जिसे कि रशियन गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था। सो उन्हें उस दूसरे गार्ड से ना तो कोई कांटेक्ट ही करना है और ना ही वे इस झील के उस दूसरी पार जा सकेंगे। जैस्पर आगे बताना जारी रहता है कैसे इस झील के दोनों ही ओर बहुत से गैजेट्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल्स और बड़े बड़े बॉम्ब्स, ताकि इस झील के अंदर जो कोई भी जीव है वे बाहर ना सकें। दोनों साइड वाले गार्ड्स का यही एक काम है, कैसे उन्हें झील के अंदर से किसी भी जीव को बाहर नहीं आने देना है। लिवाई पूछता है कि इस झील के अंदर ऐसा क्या है जो कि इतना खतरनाक होगा। अब जैस्पर के अनुसार पिछले 70 सालों से कभी कोई आदमी इस झील में नहीं गया। दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान आखिरी बार सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के ही 5000 से ज्यादा सोल्जर्स इस झील के अंदर गए थे, मगर कभी कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। उसी के बाद से अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही पार्टीज ने अपने अपने वॉच टावर्स झील के दोनों किनारों पर बना दिए, ताकि इसमें जो कोई भी हो वो बाहर ना सके। वहीं इसके बारे में बाहर की दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता। जैस्पर आगे बताता है कि उसने पिछले 1 साल में कुछ ही बार झील के अंदर से जीवों को निकलते देखा था और वे बहुत अजीब थे, मानो वे किसी और ही डायमेंशन से आए हों। इसलिए उसे लगता है कि झील के अंदर एक दूसरी दुनिया का रास्ता होगा और ये झील दोनों ही दुनियाओं का एक कनेक्टिंग पॉइंट है। लिवाई को अब से हर 30 दिन में एक बार रेडियो से मेन बेस को अपनी रिपोर्ट देनी होगी कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। इसके अलावा अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो लिवाई मेन बेस को अलर्ट भेज दे। अब जैस्पर ने वो सब कुछ लिवाई को समझा दिया था जो कि उसे खुद पता था, और ये सब उसे भी उसके पहले वाले गार्ड ने ही बताया था। यानी कि ये जानकारी हर एक गार्ड अगले गार्ड में ट्रांसफर कर देता है। और अब जैस्पर लिवाई को गुड बाय बोल अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है। वो काफी दूर आकर उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां से उसे एजेंट बेथ का हेलीकॉप्टर पिक करने आया था। लेकिन अब सरप्राइजिंगली हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते ही जैस्पर को गोली मारकर नीचे फेंक दिया जाता है। यानी कि पिछले 70 सालों से हर एक साल किसी न किसी सोल्जर को बहुत ज्यादा पैसों के लालच में यहाँ ड्यूटी के लिए भेजा जाता, और जब उनका 1 साल का टाइम पूरा हो जाता तो खुद गवर्नमेंट उन्हें जान से मार देती है, ताकि बाहर की दुनिया तक इस जगह की सच्चाई न पहुंच सके। अब इस जगह की ऐसी कौन सी मिस्ट्री है जिसे छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा था? ये एक बहुत बड़ा राज है जो कि कहानी में आगे रिवील होगा। धीरे धीरे अब लिवाई को भी इस आउटपोस्ट पर रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। वो अपनी डेली लाइफ की ड्यूटीज पूरी करता, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चेक करता, अपनी साइड के एरिया में 2 बार पेट्रोलिंग करता और हर महीने वाली रिपोर्ट भी रेडियो पर भेजता। इसके बावजूद वो अकेले में क्या ही करे, तो वो टावर में मौजूद बुक्स को पढ़ने लगता है। एक दिन उसे ये भी नोटिस हुआ कि टावर की एक दीवार पर बहुत से कोट्स लिखे हुए थे। ये सब हर उस गार्ड ने लिखे थे जो कि पिछले 70 सालों से हर साल यहाँ ड्यूटी के लिए आए थे। हालांकि लिवाई को अभी ये नहीं पता है कि उनमें से हर एक को उनकी 1 साल की ड्यूटी के बाद मार दिया जाता था। अब इतने दिनों तक अकेले रहने के बाद आज लिवाई तय करता है कि वो अपनी बाइनोकुलर से झील की दूसरी ओर वाले टावर में देखेगा कि रशिया की ओर से वहाँ कौन कौन ड्यूटी के लिए आया है। और उसे एक लड़की दिखाई देती है। दरअसल ये दारशा ही थी जिसे कि हमने कहानी के शुरू में देखा था। यानी कि उसे भी उसकी गवर्नमेंट ने यहाँ उसकी साइड के टावर के लिए भेजा था। आने वाले दिनों में दोनों ही अपने अपने टावर से एक दूसरे को बाइनोकुलर से देखते। वैसे भी उनके पास फोन या बाकी कुछ तो था ही नहीं, ऊपर से उनके सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो उनका खुद को अकेला फील करना स्वाभाविक सी बात थी। ऐसे ही दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी करते हुए 1 और महीना बीत जाता है। आज दारशा का बर्थडे था, तो वो इस बार जानबूझकर हवा में फायर कर लिवाई से बात करने की कोशिश करने लगती है। शुरू में लिवाई अपनी ओर से लिखकर कहता भी है कि उन्हें एक दूसरे से कांटेक्ट करना अलाउड नहीं है, लेकिन दारशा ने लिखा कि वैसे भी इस वीराने में 1 साल तक वे दोनों ही रहने वाले हैं, तो उन्हें कुछ नियम कानूनों को तोड़ देना चाहिए। लिवाई भी अब 2 महीने बाद तक अकेला हो गया था, सो दोनों अपने अपने बोर्ड्स पर लिखकर एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। दोनों ही स्नाइपर्स थे, सो वे एक दूसरे के बेस पर सटीक निशाने लगाकर अपनी अपनी काबिलियत शोकेस करने लगते हैं। कुल मिलाकर दोनों की ही ये रात बहुत अच्छी निकल रही थी कि तभी दारशा इशारा करती है कैसे लिवाई के टावर के नीचे कुछ हलचल हो रही थी, यानी कि उस झील से कोई जीव ऊपर आ रहे हैं। अब लिवाई नोटिस करता है कि एक इंसान जैसा दिखने वाला जीव जिसकी बॉडी पर टहनियां उगी हुई थी वे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो अपने ऑर्डर्स के अनुसार लिवाई उन पर शूट करके उन्हें जान से मारने लगता है। यहाँ टावर के नीचे माइंस भी लगी हुई थी,
तो अब वे भी ब्लास्ट होते हुए वे जीव मरने लगते हैं। वहीं उनकी इतनी ज्यादा संख्या को देख दार्शा भी अपनी ओर से मशीन गन लेकर लिवाई की ओर के जीवों को मारने में उसकी मदद करने लगती है और जल्दी उन्होंने सारे जीवों को मार गिराया। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब शांत हो गया है तो अब दार्शा की ओर भी वही क्रीचर ऊपर आने लगते हैं। इस बार लिवाई की बारी थी दार्शा की मदद करने की। हालांकि यहाँ बहुत से ऐसे ही क्रीचर्स ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, सो लिवाई अपनी मशीन गन से उन्हें एक एक कर जान से मारने लगता है। लिवाई और दार्शा के अलावा उनकी टावर पर लगे ऑटोमेटिक वेपन्स भी एक्टिवेट हो गए और वे उन जीवों को ऊपर आने से पहले ही मार गिराते हैं। अब कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो दार्शा लिखती है कैसे उसका आज तक का ये सबसे बेस्ट बर्थडे था। इतने महीनों बाद उसकी आज लिवाई से दोस्ती हो गई। ऊपर से उन्होंने पहली बार उन जीवों को भी देख लिया जिन्हें कि उन्हें ऊपर आने से रोकना था। अब सुबह होने पर लिवाई अपनी साइड के सारे फटे हुए माइंड्स को चेंज करने लगता है ताकि अगर दोबारा से वे जीव ऊपर आने की कोशिश करें तो ये नई माइंड्स फिर से उन्हें उड़ा दें। इसी बीच उसे नोटिस भी होता है कि एक ड्रोन उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन ये है किसका ये किसी को नहीं पता। अब ऐसे ही धीरे धीरे एक और महीना बीत जाता है। लिवाई और दार्शा अपने अपने टावर्स में अपनी ड्यूटी पूरी करते, साथ में ही वे बोर ना हो इसलिए वे दिन में कई बार बोर्ड्स पर लिखकर एक दूसरे से बातें भी करते। ऐसे ही जुगाड़ लगाकर उन्होंने चेस खेलना भी शुरू कर दिया था। वे आने वाले और कुछ महीनों तक ऐसे ही लिखकर बातें करते हुए एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। हालांकि दोनों को ही अपनी अपनी ओर से एक दूसरे से कांटेक्ट करने से मना किया गया था, मगर इंसानी स्वभाव में ही है कि वो अकेला नहीं रह सकता। जब भी आप किसी को कोई काम करने से मना करोगे तो इंसानी स्वभाव उसे ही करने लगेगा। अब धीरे धीरे ऐसे ही 6 महीने बीतते हुए 14 फरवरी का दिन आ चुका था। दार्शा आज बहुत दुखी थी क्योंकि सीक्रेट मिशन के कारण वो अपने पिता के आखिरी समय में उनके साथ नहीं है। दूर से लिवाई भी इसके बारे में जान जाता है। इस पूरी रात लिवाई और दार्शा दोनों ही नहीं सोए और सुबह होने तक लिवाई फैसला कर लेता है कैसे वो दूसरी ओर दार्शा के पास जाएगा। हालांकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि बीच में बहुत बड़ी झील थी और वहाँ से वही जीव फिर से कहीं बाहर ना निकल आए। दार्शा भी देखती है कि लिवाई इतना बड़ा रिस्क लेते हुए एक केबल क्रॉसिंग से दोनों टावर को कनेक्ट कर रहा है। हालांकि वो इसे बहुत खुश थी। वो जिस लिवाई से इतने महीनों से सिर्फ लिखकर बातें कर रही थी, आज वो फाइनली उसे सामने से मिल पाएगी और वो रस्सी बांधने में उसकी मदद भी करती है। लिवाई आखिर में खुद को ग्रूम कर अपनी साइड से दार्शा के लिए कुछ फ्लोवर्स ले लेता है और फिर सीधा जिप लाइन से सर्फिंग करते हुए आधे रास्ते में जा पहुंचा। उसके आगे का रास्ता उसे अपने हाथों से ही तय करना पड़ता है, लेकिन वो फाइनली दूसरी साइड में पहुंच ही गया। यहाँ दोनों एक दूसरे को पहली बार इतनी करीब से देख रहे थे। आज का पूरा दिन वे एक साथ बिताएंगे और कल सुबह होते ही लिवाई फिर से अपनी पोस्ट पर चला जाएगा। दोनों अच्छे से अपनी डेट के लिए तैयार होकर एक साथ डिनर करते हैं, जिसका सपना वे पिछले कई महीनों से देख रहे थे। यहाँ बातें करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि दोनों को ही इस पोस्टिंग के लिए कुछ नहीं बताया गया। किसी को नहीं पता था कि वे अभी पृथ्वी के किस हिस्से में मौजूद हैं। दोनों को ही यहाँ बेहोश करके 1 साल के लिए मिशन पर लाया गया था। लिवाई कहता भी है कि उन्हें खुद से जांच करनी चाहिए कि सरकार यहाँ पर क्या कर रही है। वो आम लोगों को इस झील के बारे में क्यों नहीं बता रही। वहीं इस झील के नीचे क्या होगा, क्या वहाँ पर किसी और दुनिया का पोर्टल है। अब दोनों ही स्नाइपर्स थे तो वे अपने अपने बेस्ट टारगेट्स भी डिस्कस करने लगते हैं और रात होते होते वे एक दूसरे के करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। अब पूरी रात एक साथ बिताने के बाद वे फैसला करते हैं कैसे लिवाई हर एक हफ्ते बाद यहाँ आता रहेगा। लेकिन जब वो वापस से अपने बेस पर जा ही रहा था कि उसकी साइड में उन क्रीचर्स के डिटेक्ट होने से एक माइन फट जाती है, जिससे कि लिवाई की रस्सी टूट गई और वो सीधा झील में जा गिरता है। दार्शा को पता था कि लिवाई के पास पैराशूट होगा, तो वो भी अपना पैराशूट और वेपन्स लेकर लिवाई के पीछे पीछे नीचे कूद जाती है। वो पहली बार इस फॉग से भरी झील के नीचे उतर रही थी, सो कुछ भी ना दिखने से ड्रासा सीधे बहते हुए पानी में लैंड हो गई। वो किसी तरह से खुद को पैराशूट से आजाद कर बाहर निकलने लगती है। दूसरी ओर लिवाई, जो कि उससे पहले नीचे गिरा था, वो एक अजीब से दिखने वाले पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। यहाँ अजीब कारणों से पेड़ की टहनियाँ किसी जिंदा जीव की तरह हिलने लगती है और वे लिवाई को खाने आगे बढ़ रही थी कि उसके पहले ही उसे होश आ जाता है
और लिवाई उन पर गोलियां चलाते हुए पेड़ से नीचे जा गिरता है। ये गोलियों की आवाज द्रासा ने भी सुन ली, यानी कि उसे लिवाई का पता चल गया कि वो किस दिशा में है। दूसरी ओर लिवाई पेड़ से गिरने के बाद नीचे फंस गया था। यहाँ भी इन पौधों में जैसे खुद की चेतना थी और वे लिवाई को फंसाकर उसे खाने की कोशिश करने लगते हैं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था कि आखिरी वक्त पर अब तक द्रासा वहां आकर लिवाई को खाए जाने से बचा लेती है। अब लिवाई हैरान था कि द्रासा उसके लिए खुद नीचे झील में उतर आई, वो जगह जहाँ से आज तक कभी कोई जिंदा वापस ऊपर नहीं लौटा। दोनों अब इस अजीब सी जगह से आगे चलकर जाने लगते हैं ताकि उन्हें वापस से ऊपर जाने का रास्ता मिल सके। वे अब तक इतना तो समझ चुके थे कि ये जगह कोई नॉर्मल नहीं, यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक हर किसी में चेतना थी। अब वे सोच ही रहे थे कि ये जगह ऐसी क्यों है कि वहीं क्रीचर जो कि ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, वे अपने घोड़ों पर बैठकर उन पर अटैक करने लगते हैं। वे पूरी तरह से टहनियों से बने हुए थे, मानो यहाँ पर इंसानों और पौधों का म्यूटेशन हुआ हो। हालांकि लिवाई और द्रासा दोनों के पास गन थी, तो वे थोड़ी ही देर में उन्हें मारकर आजाद हो जाते हैं। लिवाई अपनी छोरी भी देता है कि यहाँ के सारे ही जीव उन पर इसीलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि वे उन्हें अपना खाना समझ रहे हैं। इसी बीच द्रासा नोटिस कर लेती है कि नीचे जब वो पानी में गिरी थी तो उसके बैग से रस्सी वहीं गिर गई, तो अब वे वापस ऊपर कैसे जाएंगे। और वे आगे नदी के किनारे आगे जाने का फैसला करते हैं। वे ये भी नोटिस करते हैं कि जो क्रीचर्स उन पर अटैक कर रहे थे उन्होंने पुराने समय की आर्मी ड्रेस पहनी हुई थी, यानी कि ये वही आर्मी सोल्जर्स हैं जो कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ आए थे और वे फिर कभी वापस जिंदा नहीं लौट पाए। यानी कि इस जगह पर मिस्टीरियसली जो भी लोग आते हैं वे म्यूटेट होकर क्रीचर्स बन जाते हैं। दोनों संभलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि उन्हें ऊपर जाने का रास्ता मिल सके। रास्ते में उन्हें अजीब से पेड़ पौधे भी दिखे जिनकी संरचना इंसानों जैसी थी, यानी कि इस जगह पर आने के बाद सभी जीवी प्राणियों का डीएनए आपस में मिक्स हो जाता है। यहाँ पर एक रहस्यमयी फॉग भी फैली हुई थी जिस कारण ऊपर से नीचे सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती। दोनों आगे बढ़ने पर देखते हैं कि यहाँ तो एक पूरा कस्बा बसा हुआ था। अब बाहर खतरे को देख दोनों जल्दी से एक चर्च जैसी बिल्डिंग में घुसते हैं जिसके अंदर बहुत सारे नरकंकाल पड़े हुए थे। लिवाई बताता है कि ये वही सोल्जर्स होंगे जिन्होंने खुद को म्यूटेट होने से बचाने के लिए खुद की जान दे दी। द्रासा और लिवाई अब ये सोच ही रहे थे कि यहाँ इस जगह पर ये सब कैसे हो गया कि तभी ऊपर से उन पर म्यूटेटेड स्पाइडर्स अटैक करने आते हैं। अब दोनों किसी तरह से खुद को बचाते हुए उन्हें शूट कर रहे थे कि तभी दरवाजे से अब वही ह्यूमन क्रीचर्स वे भी आ जाते हैं। लिवाई और द्रासा किसी तरह से उनसे भी लड़ते हुए आखिरकार चर्च की एक दीवार उड़ा देते हैं और दोनों फाइनली वहां से सही सलामत बाहर निकल ही गए। हालांकि खतरा अब भी उतना ही था। यहाँ तो पेड़ पौधों से लेकर कीड़े मकोड़ों तक सब कुछ म्यूटेट हो चुका था और ये दोनों अभी उन सब के लिए खाना है, तो अब उनके ऊपर कहीं से भी कुछ भी अटैक कर सकता है। दोनों को चलते हुए थोड़ी ही आगे एक पुरानी लैब दिखाई देती है, तो वे जल्दी से वहीं घुसते हैं ताकि पीछे से और कोई क्रीचर उन पर अटैक ना कर दे। वे पहले सावधानी से गेट को अच्छे से ब्लॉक कर अंदर देखने जाते हैं कि इसे बनाया किसने होगा। ये असल में एक पुरानी साइंस लैब थी जहाँ की बहुत तरह के केमिकल कंपाउंड्स पड़े हुए थे। उन्हें यहाँ पर पुराने रिकॉर्डेड कैसेट्स और एक चल रहा जनरेटर मिल जाता है, तो वे पहले जनरेटर से पावर को ऑन कर पास के प्रोजेक्टर से उस रील को चालू कर देते हैं ताकि उन्हें कुछ तो पता चले कि इस जगह का राज क्या है। अब इस पुरानी वीडियो में एक डॉक्टर सामने आती है जो कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ आई थी। वो वीडियो में एक्सप्लेन करने लगती है कैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही साइड्स बेशक से आपस में लड़ रही थी, मगर उन्होंने यहाँ इस झील वाले प्रोजेक्ट को साथ में करने का डिसीजन लिया। दरअसल वे दोनों इस सीक्रेट जगह पर आकर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसके बाद दुनिया का कोई भी देश उनके सामने न टिक पाए। लेकिन फिर यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया तो उससे यहाँ की लैब ढह गई और इससे लैब में जो खतरनाक केमिकल गैसेस थी वो पूरी झील में फैल गई। उसी की वजह से इंसानों समेत बाकी जीवित प्राणियों का सभी का डीएनए आपस में मिक्स होने लगा। इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स, यहाँ तक कि इंसेक्ट्स तक सभी म्यूटेट हो गए। यानी कि पूरी झील में जो बाहर फॉग फैली हुई थी वो वही गैस है जिससे कि इंसान म्यूटेट होने लगते हैं। वही अब लिवाई और द्रासा पिछले कई घंटों से इसी गैस में थे। डॉक्टर आगे कहती है कि इंसानों में से म्यूटेट होने के लिए 10 से ज्यादा घंटे लगते हैं, तो अगर उसके पहले लिवाई और द्रासा यहाँ से निकल पाए तो वे बच जाएंगे। वीडियो में आगे डॉक्टर के अनुसार ये इन्फेक्शन इस झील से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई भी यहाँ का इन्फेक्टेड इंसान बाहर की दुनिया में नहीं पहुँचना चाहिए, वरना तो ये म्यूटेशन पूरी दुनिया में फैल जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए ही सरकारें सभी से छुपकर इस झील से किसी भी जीव को बाहर नहीं निकलने देती। अब लिवाई और द्रासा लैब में और चेकिंग करने लगते हैं
ताकि उन्हें और सुराग मिले कि अगर इस झील से इतना ही खतरा था तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बॉम्ब गिराकर सब कुछ पहले ही उड़ा क्यों नहीं दिया। और लिवाई को यहाँ से साल 2000 के आसपास का एक पुराना कंप्यूटर मिलता है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ सील करने के बाद भी और लोग आए थे। वे कंप्यूटर को शुरू करते ही डार्क लेक कंपनी का नाम देखते हैं और यहाँ से उन्हें सब कुछ साफ हो गया। दरअसल डार्क लेक दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो कि विभिन्न देशों की सरकारों को वेपन्स और दूसरे हथियार बेचा करती थी, यानी कि उन दोनों को किसी सरकार ने नहीं बल्कि इसी डार्क लेक नामक प्राइवेट कंपनी ने हायर किया था। लिवाई कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट से ये भी जान पाता है कैसे ये कंपनी अब तक इस झील के अंदर के क्रीचर्स को स्टडी कर रही है, इसलिए ही वे ऊपर अपने पहरेदार रखते हैं। वे जानबूझकर इस झील को बम से नहीं उड़ाते। और इस प्राइवेट कंपनी का अगला प्रोजेक्ट इन्हीं म्यूटेटेड जीवों पर स्टडी कर सुपर सोल्जर्स बनाने का था। इसीलिए ही इतना खतरा होने के बावजूद कभी यहाँ बॉम्ब नहीं फेंका गया, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी इस म्यूटेशन का इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए करना चाहती थी। अब लिवाई को कंप्यूटर से एक सुपर बॉम्ब के बारे में पता चलता है जो कि इस झील के बीचों बीच रखा गया था। वो एक इमरजेंसी सॉल्यूशन था कि अगर डार्क लेक कंपनी से कोई गड़बड़ हो जाए तो उस बॉम्ब के फटने से इस झील समेत आसपास के 5 किलोमीटर का पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। अब लिवाई कहता है कि अगर वे खुद ऊपर नहीं जा पाए तो वे खुद से इस बॉम्ब को फोड़ देंगे। ये डार्क लेक नामक कंपनी अपने पर्सनल फायदे के लिए ऊपर की पूरी दुनिया को खतरे में डाल रही है, सो वे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अब जब वे बाहर जा ही रहे थे कि द्रासा को उसका एम्यूनेशन वाला बैग नहीं मिलता जो कि उसने गेट पर ही छोड़ा था, यानी कि अब उन्हें बाहर जाकर वो बैग ढूंढना होगा। वे बाहर स्मोक ग्रेनेड फेंककर अपने बैग ढूंढने लगते हैं और जब द्रासा अपना बैग उठा ही रही थी कि उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है जिसे कि एक क्रीचर घोड़े पर बैठकर खींच ले गया, यानी कि ये एक सोचा समझा ट्रैप था। ये क्रीचर जो कि पूरी तरह से इंसान भी नहीं थे, इनमें अभी तक भी कुछ हद तक इंसानी चेतना बची रह गई जिसकी वजह से ये प्लानिंग कर पाते हैं। द्रासा जो कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसका सर एक पेड़ पर लगने से वो बेहोश हो जाती है। वहीं पीछे लिवाई जो कि उन्हीं का पीछा कर रहा था, वो अब उनके निशानों का पीछा करते हुए एक पुरानी 1950s के टाइम की मिसाइल फैक्ट्री में जा पहुंचता है जिसके अंदर द्रासा जो कि बंधी हुई थी उसे फिर से होश आता है और सामने वही क्रीचर अब उसे मारकर खाने की प्लानिंग कर रहा था। द्रासा किसी तरह से खुद को छुड़ाकर वहां से निकलने की कोशिश भी करती है, मगर वो क्रीचर बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऊपर से उसको दर्द भी नहीं होता। सो अब वो द्रासा को जान से मारने लगता है कि आखिरी वक्त पर लिवाई आकर उसे गोली मार देता है। उसने फाइनली द्रासा को मरने से बचा ही लिया। लिवाई ये देखकर और भी हैरान रह गया कि ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि उसी के टावर वाला एक गार्ड था और उसका नाम उसने उसी वॉल पर देखा था, यानी कि अब तो उन्हें भी पता चल गया कैसे हर बार जब भी कोई एक साल की यहाँ पर ड्यूटी देने आता है तो उसकी ड्यूटी पूरी होते ही एजेंट बैथ उसे जान से मरवा देती है ताकि उनकी प्राइवेट कंपनी का ये सीक्रेट बाहर ना निकले। यानी कि अगर वे अपनी 1 साल की ड्यूटी पूरी भी कर लेते तो दोनों को वैसे भी मरवा दिया जाने वाला था। अब दोनों बाहर निकलते हुए देखते हैं कि यहाँ के प्लांट्स में इंसानी चेतना फ्यूज हो गई, सो दोनों उनसे बचकर बाहर निकलने लगते हैं। इसी बीच द्रासा से गलती से एक पौधे को टच हो गया और इससे अब वे जागते हुए उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। लिवाई और द्रासा यहाँ से पौधों को काटते हुए बाहर निकल रहे थे और आखिर में उन्हें एक ग्रेनेड को फोड़कर खुद को बचाना पड़ता है। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्हें पावरफुल इंजन वाली जीप मिल गई और इसी से लिवाई को वापस से ऊपर जाने का तरीका मिल चुका था। दोनों जल्दी से जीप में बैठकर उसी दीवार की ओर जाते हैं जो कि ऊपर उनके टावर तक जा रही थी। वहीं उनके पीछे वहीं क्रीचर्स भी अटैक करने आते हैं, सो अब वे उनसे लड़ते हुए अब जीप को ही उस केबल से बांध देते हैं जिस केबल से गिरते हुए शुरू में लिवाई नीचे आया था। वे अब पूरी जीप के साथ केबल के सहारे ऊपर जाने लगते हैं, जबकि उन्हीं के पीछे वही क्रीचर्स थे। वे उसी केबल को पकड़कर ऊपर आ रहे थे। सो लिवाई और द्रासा दोनों ही अब रास्ते में उनसे लड़ने लगते हैं। हालांकि उन क्रीचर्स की संख्या ज्यादा होने से लिवाई वहीं नीचे भी गिरने वाला था, लेकिन वो किसी तरह से फ्रेम को पकड़ ही लेता है और अब वो नीचे वाले सभी क्रीचर्स को मारने के लिए लिवाई अब जीप के ऑयल टैंक को फोड़ उसमें आग लगा देता है। अब इससे उनकी खुद की जीप में ब्लास्ट हो गया था, मगर नीचे वाले ज्यादातर क्रीचर्स वहीं जलकर मारे गए और आखिर में वे उस रस्सी को ही काट देते हैं ताकि और कोई क्रीचर ऊपर ना सके। और फाइनली दोनों फिर से ऊपर द्रासा के बेस पर पहुंच ही गए। दोनों कुछ देर आराम करने के बाद डिसाइड करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वे कई सारे घंटे नीचे उस गैस में रहे थे, तो अभी तो उन्हें भी नहीं पता कि कहीं वे भी तो इन्फेक्टेड नहीं हो गए होंगे। लिवाई कहता है कि उन्हें पूरे 5 दिन तक खुद को क्वारंटाइन रखना होगा
और अगर वे इन्फेक्टेड निकलते हैं तो वे खुद नीचे जाकर वो बॉम्ब फोड़ देंगे। वे इस इन्फेक्शन को आम दुनिया में नहीं ला सकते। इसी बीच वो कन्फेस भी करता है कि कैसे जब वो इस मिशन पर आया था तो उसका अपना कोई नहीं था, उसे तो जीने की कोई इच्छा भी नहीं बची थी। मगर अब उसे द्रासा मिलने के बाद सब कुछ बदल चुका है। दोनों को ही इस मिशन के दौरान लाइफ पार्टनर मिल गया। सो अब दोनों एक साथ जीना चाहते हैं। दोनों फैसला करते हैं कि वे इस पूरी झील को बॉम्ब से उड़ाकर फ्रांस भागकर छिप जाएंगे ताकि उन्हें कभी कोई ढूंढ न पाए। लिवाई अब वापस से अपने बेस पर आकर रेडियो पर झूठी रिपोर्ट देता है कि यहाँ पर सब नॉर्मल है। हालांकि एजेंट बैथ के ड्रोन ने नीचे झील में उनकी एक्टिविटी ट्रेस कर ली थी। सो एजेंट बैथ ऑर्डर देती है कि लिवाई का अगला मिशन है कि वो दूसरे साइड वाले गार्ड को जान से मार दे। दरअसल एजेंट बैथ ने नीचे लैब के कैमरा से ऑलरेडी देख लिया था कि लिवाई और द्रासा एक साथ नीचे गए थे। तो वो फोन करते ही अपने सोल्जर से अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से उसी बेस पर जाने को कहती है ताकि वे द्रासा और लिवाई दोनों को मार दे। वहीं लिवाई और द्रासा पहले से सावधान थे और जब उन्हें एजेंट बैथ का हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई देता है तो जल्दी से दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। उन्होंने असल में पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। वे पहले उन ड्रोनों को गिराते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे थे और वे तेजी से भागते हुए डेंजर एरिया के लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए। दूसरी ओर एजेंट बैथ अपने सोल्जर्स के साथ टावर में चेक कर रही थी कि लिवाई को उनकी कंपनी के बारे में क्या क्या पता चल गया। दूसरी ओर अब तक लिवाई और द्रासा ने अपने प्लान के अनुसार बॉम्ब्स को फोड़ना शुरू कर दिया था। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ और नीचे जाकर वो न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया जो कि इस झील के बीच में प्लांटेड था। यानी कि इससे सारा ही इन्फेक्टेड एरिया तबाह हो जाएगा। अब कोई म्यूटेशन नहीं बचेगी। इसलिए लिवाई और द्रासा अपनी अपनी साइड डेंजर एरिया से दूर भाग रहे थे ताकि वे ब्लास्ट के रेडियस से बाहर निकल सके। इसी ब्लास्ट में एजेंट बैथ अपने सभी सोल्जर्स के साथ मारी जाती है। हालांकि लिवाई के पैर में चोट लगी होने से वो भी शॉकवेव से नदी में जा गिरा। अब जैसा कि उनका प्लान था, द्रासा अपनी साइड पर 5 दिन तक खुद को क्वारंटाइन रखती है, लेकिन जब उसे खुद में इन्फेक्शन नहीं मिला तो वो फ्रांस के लिए निकल ही गई। वो उसी जगह पर आ गई जहाँ की लिवाई और उसने एक साथ छिपने का फैसला किया था, लेकिन लिवाई कभी यहाँ पहुँचा ही नहीं। द्रासा उसका आखिरी लेटर भी पढ़ती है जो कि उसने इसलिए लिखा था कि अगर वो खुद सर्वाइव न कर पाए तो द्रासा इसे पढ़ ले। द्रासा आने वाले कई महीनों तक यहीं एक कैफे में काम करने लगती है कि एक दिन उसे लिवाई दिख ही गया। दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश थे। लिवाई बताता भी है कैसे वो घायल होने की वजह से जल्दी नहीं आ सका, मगर अब वे अपनी पूरी ही लाइफ एक साथ बिताएंगे। वैसे भी उस झील को खत्म कर उन्होंने दुनिया भी बचा ली थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पर मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।